अब हम डिस्कस करेंगे गुप्ताज के बारे में। हमने देखा कि जो एंशियंट इंडिया है उसमें जो मेजर डायनेस्टीज है उसमें एक ये डायनेस्टीज है कि हमने सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, उसके बाद वो खत्म हो चुकी थी। कि हमारी जो दोबारा सिविलाइजेशन आना शुरू हुआ वैदिक एज में आना शुरू हुआ। वैदिक एज हमने देखा पोस्ट, और जो लेटर वैदिक एज है उसको डिस्कस किया। फिर हमने महाजनपद की बात की कि सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ इंडिया का। फिर हमने देखा कि वो महाजनपद में से एक पावरफुल हुआ मगध निकला। मगध में से हमने देखा कि मौर्यन एम्पायर सामने आई। मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन हुई तो वहाँ उसके बाद शुंगाज और कनवाज ने रूल किया मगध को, और जो दूसरे बाकी एरियाज थे इंडिया के वहाँ छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज आई, शाकाज आए, कुशानाज आए, और इंडो ग्रीक्स मीन्स फॉरनर्स आना शुरू हुए। फिर उन्हीं लोगों में से एक जो थे, जो वेसल थे, वो पावरफुल हुए और राइज हुए, और वो निकल के सामने एक गुप्ताज की तरह, जिनको हम गुप्ताज के नाम से जानते हैं। जो फाउंडर हम कहते हैं, जो हमें हिस्ट्री बताती है, वो श्रीगुप्त है, उसका बेटा फिर घटोत्कच है। बट जो इम्पोर्टेंट किंग है जिसने शुरू किया, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट किंग है फर्स्ट, वो चंद्रगुप्त है। तो 3 किंग है जो इसके इम्पोर्टेंट, जो हमें डिस्कस करने हैं। चंद्रगुप्त 1, देन कम्स समुद्रगुप्त, एंड सेकेंड इज चंद्रगुप्त 2। 3 किंग्स मेन है, बाकी हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कुछ हम इस पे डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कि इकोनॉमी पहले जो थी उसमें क्या चेंजेस आई इस टाइम। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले जो था एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यस का था, और उसके बाद ये एक दूसरी बड़ी एम्पायर है मौर्यस के बाद, इसके एडमिनिस्ट्रेशन उसमें क्या डिफरेंस था ये थोड़ा सा, और कल्चर में क्या चेंज आई, यहाँ पे साइंस में चेंजेस आई, इसको गोल्डन एज कहते हैं। तो वो चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज की, कि इसके सोर्सेज क्या हैं हमारे पास। तो सोर्सेज में हमारे पास बुक्स कौन कौन से, देख लीजिए। कमंडक नीतिसार, कमंडक ने एक बुक लिखी नीतिसार। जैसे अर्थशास्त्र लिखा गया है चाणक्य के द्वारा, जिस तरह ये नीतिसार लिखे कमंडक के द्वारा, ये सेम उसी तरह की बुक है जो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं। दूसरी देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखदत्त ने लिखी है। मृच कतिका, शूद्रक, ये बुक्स के नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ जाता है प्री में, मैच द फॉलोइंग, कि इधर बुक्स होंगे इधर ऑथर्स, आपको मैच करना आ जाएगा। उसके अलावा मेंस में आ सकता है देकर आंस, क्योंकि मृच कथिका 20 वर्ड्स लिखी है, तो आप लिख सकते हैं कि गुप्ताज के पीरियड में एक बुक लिखी गई थी जो हमारे लिए गुप्ता की हिस्ट्री का सोर्स है। और किसने लिखा इसको? शूद्रक ने लिखा। इसी तरह कथा सरिता सागर ये सोमदेव ने लिखी है। स्वप्न वासवदत्त ये बासव ने भाष ने लिखी है। उसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल हमारे पास सोर्स है, जैसे अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त की सारी हिस्ट्री है वो हमने यहां से निकाली है मेजोरिटी। और ये किसने लिखी है? इलाहाबाद में एक पिलर है, उस पर लिखी गई थी। ये जो उसका कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का हरिसेन उसका नाम था, उसने इसको लिखा था, और इसको प्रयाग प्रशास्त्री बोला जाता है। उसके अलावा दूसरी इंस्क्रिप्शन पहाड़पुर में है, पूना में है, और आप देख लीजिए वहां लिखा कि पहाड़पुर बुद्धगुप्त की है, बहावती गुप्ता की पूना की है। और उसके अलावा जो कॉइन्स हमें मिलते हैं गुप्ता के, उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। कॉइन्स के लिए इसलिए बात करें क्योंकि अब जो कॉइन्स थे वो पंच मार्क्ड कॉइन नहीं थे। ग्रीक्स ने इंडिया में गोल्ड के कॉइन्स इशू किए थे। जो आज के हमारे कॉइन्स जिसपे सिंबल बना होता है किंग का, तो वो ग्रीक्स ने हमें सिखाए थे बनाने, और इन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए थे। और प्रॉस्पेरिटी आई थी, इसलिए इस टाइम को हम गोल्डन एज भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके जो पॉलिटिकल हिस्ट्री की, कि सबसे पहले जो फाउंडर है वो श्रीगुप्ता है, बट उसने कभी टाइटल महाराज से ज्यादा नहीं लिया। इट मीन्स वो एक छोटा सा वैसल हो सकता है, छोटा सा राजा हो सकता है। उसके बाद उसका जो बेटा है वो नया राजा बना घटोत्कच, उसने भी अपना टाइटल महाराज रखा। बट जो महाराजा धीराजा या राजाओं का राजा, वो टाइटल आया चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त 1 के इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जिसने महाराजा अधिराज का टाइटल लिया। और उसने एक नया इरा शुरू किया, गुप्ता इरा। गुप्ता इरा 320 एडी में शुरू किया गया। उसके बाद उसने अपनी जो किंगडम है उसको पावरफुल कैसे बनाया? मैट्रिमोनियल अलायंस से। उसने लिच्छवीज के मैट्रिमोनियल अलायंस किए, जिससे उसका पावरफुल रहा। उसके बाद उसने मगध, प्रयाग और साकेतिया वाले एरियाज भी अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश की। उसके बाद जो दूसरा राजा मैंने आपसे बात किया था समुद्रगुप्त, टाइम पीरियड थोड़ा ध्यान दे लीजिए, 335 एडी में आया और 380 तक रहा है। समुद्रगुप्त के लिए एक वर्ड आपने याद रखा, नेपोलियन। इसको इंडियन नेपोलियन कहा गया। आगे हमने इसमें लिखा है क्यों कहा गया। वो इनमें सबसे पावरफुल किंग रहा है गुप्ताज में, और उसने अपना टाइटल लिच्छवी लूत्र
क्योंकि उसकी जो मदर थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, और यहाँ पे थोड़ा सा जो इंक्लाइन था वो मदर की तरफ होता, इस करके नाम ऐसे लिया करते थे तो। और उसके अलावा हमारे पास जो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका सोर्स है वो प्रयाग प्रशास्ति है, यानी कि इलाहाबाद की जो पिलर इंस्क्रिप्शन है। और प्रशास्ति हम कहते हैं बेसिकली एक ऑफिशियल रिकॉर्ड को, जो प्रयाग है वो इलाहाबाद को कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि प्रयाग प्रशास्ति में थोड़ा सा रेफरेंस हमने लिखा कि क्या कहा गया है इसको, ही इज ए ग्रेट कॉन्करर। उसमें बताया गया कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से एरियाज कैप्चर किए, नॉर्थ में और साउथ में वो कहाँ कहाँ तक गया। और उसमें उससे हमें ये भी पता लगता है कि नॉर्थ इंडिया के एरियाज थे वो उसने कैप्चर किए, और जो साउथ इंडिया के एरियाज हैं उसने कैप्चर नहीं किए। और इस वजह से उसके मिलिट्री कैंपेन की वजह से हमने उसको क्या नाम दिया था, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और वो फॉलोअर था वैष्णवाइट्स का, वैष्णविज्म को फॉलो किया करता था। और एक चाइनीज राइटर ने एक रेफरेंस दिया कि मेघ वर्मन एक राजा था चीन का, जो चाइना का राजा था, उसने एक एम्बेसी भेजी एक परमिशन मांगने के लिए कि क्या वो यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना सकते हैं बोध गया में, जो कि उनको दे दी गई थी। जो नेक्स्ट किंग आया था उसके बाद वो था चंद्रगुप्त टू, जिसने अपना टाइटल विक्रमादित्य रखा, क्योंकि जो राजा हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया में वो अपने आप को जैसे फॉरेन में रखते थे ना सीजर, तो यहाँ पे विक्रमादित्य रखा करते थे। विक्रमादित्य ये नहीं है कि ये अकेला विक्रमादित्य था, ऐसे करीब 14 विक्रमादित्य हमारी हिस्ट्री में हुए हैं। 380 से लेके 414 तक एडी तक इसने रूल किया है। बट कुछ सोर्सेज कहते हैं कि एक्चुअल में ये राजा नहीं बना था, राजा बना था रामगुप्ता, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लड़ाई हुई और इसने उसको मार दिया, उसके बाद ये राजा बन गया। और इसने अपनी जो टेरिटरीज है उसको बाय कॉन्केस्ट और बाय मिलिट्री बाय कॉन्केस्ट और बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस इसको आगे बढ़ाया। जैसे वाकाटाकास नागास उसके साथ उसने मैट्रिमोनियल अलायंस भी किए। उसने कुबेर नागा थी नागा डायनेस्टी की प्रिंसेस, उसके साथ शादी कराई, उससे शादी की। और जो इसकी डॉटर थी प्रभावती गुप्ता, उसको वाकटका जो राजा था प्रिंस उनका रुद्र सेन टू, उसके साथ उसकी शादी कराई। तो यानी कि अपने आप को ये पावरफुल बनाने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस कर रहे थे। उसके बाद जैसे आगे लिखा कि जो शाका रूल था वो इंडिया में खत्म हुआ, और जो इनका था फिर वो अरबियन सी तक फैल गया उसका, यानी कि शाका के खत्म होने का इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और इन्होंने कॉइन्स इशू किए, सिल्वर कॉइन्स इशू किए इसने, जब इसने शाका को हराया। उसके बाद तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट गुप्ता रूलर जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए वो चंद्रगुप्त टू था। और इसने उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया। उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और इसके टाइम में चाइनीज पिलग्रिम था एक फाइन, हमने जब पढ़ा था सोर्सेज में तो इसी के टाइम में आया था। और एक हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है, आयरन पिलर मिलता है, उस पर इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो जो मेहरौली में वो जगह कुतुब मीनार के पास है, तो वहां पे एक लिखा हुआ रेफरेंस है, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि ये चंद्रगुप्त की ही बात हो रही है, चंद्रगुप्त टू की बात हो रही है। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, और वो नवरत्न आपको एग्जाम के ऊपर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे कालिदास, अमर सिंह जिसने अमर कोश लिखा है, धनवंतरी वो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन रिलेटेड है, इसने बुक लिखी नीतकम, ये एक मेडिसिन की बुक है। उसके अलावा ब्राह्मीर, इसने पंच सिद्धांतिका लिखी, वृहत संहिता लिखी, विराट जातिका लिखी, लघु जातका लिखी। उसके वरुचि, इसने वर्तिका लिखी जो अष्टाध्याय पे कमेंट था। उसके बाद घतकर्ण, क्षपरंक एंड वेलाभट्ट और शंकु, तो ये 9 रत्न हुआ करते थे इसके दरबार में। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट राजा थे, अब जो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, यहाँ तक जो राजा रहे हैं वो पावरफुल रहे हैं, 3 राजा बेसिकली। उसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त से डाउनफॉल आना शुरू हो चुका है। जैसे कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त के बाद ये राजा बना, 415 से लेकर 455 तक ये रहा, 40 साल इसने रूल किया है। और इसने महेंद्र आदित्य और महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र, ये इसने कुछ टाइटल्स जो इसने अडॉप्ट किए थे। और ये कार्तिकेय की पूजा किया करता था। उसने नालंदा जो महावीर है, जिसको हम कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना इसने करवाई। और उसके अलावा कि गुप्ता एम्पायर जो है, इसके टाइम में एक चीज शुरू हुई थी, फॉरनर्स के अटैक शुरू हुए, जो इनको अब जो अटैक कर रहे थे वो लोग थे हून्स। तो यानी कि इसके टाइम में हून्स के अटैक होना शुरू हुए।
उसके बाद जो नेक्स्ट किंग था वो था समुद्रगुप्त, जो कि इसको कह सकते हैं लास्ट ग्रेट किंग जो है, क्योंकि उसके बाद उसकी जो पावर्स हैं गुप्ताज की वो खत्म हो चुकी थी। और ये वो टाइम है कि अब हून्स ने अटैक किया, उनको डिफीट करना शुरू कर दिया। और इसकी हार के बाद जो गुप्ताज है वो ऑलमोस्ट खत्म होने शुरू हो गए, खत्म हो गए बाद में। और हमें इसका रेफरेंस मिलता है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से कि उसने विक्रमादित्य का टाइटल किया, क्योंकि उसने एक बार हून्स को हराया था। और बार बार हून्स के अटैक होने से इनकी इकोनॉमी वीक हुई, इकोनॉमी वीक होने से इनका ट्रेड, और फाइनली जो गुप्ताज थे वो डिक्लाइन हो गए। और जो हमें नजर आता है कि गोल्डन एज है, वो गोल्डन एज इसीलिए थी क्योंकि इकोनॉमी प्रॉस्पर थी, हर जगह प्रॉस्पेरिटी थी। और जब अटैक्स हुए तो इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट जो था वो एडवर्स पड़ा, तो इकोनॉमी से सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा जो इन्होंने टाइटल लिए थे वो ये थे विक्रमादित्य, कर्मादित्य। इनके बारे में थोड़ा सा आपको रेफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा मौर्यस की तरह, बट यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज ये था कि जो मौर्यस का था वो सेंट्रलाइज था, बट इनका हाईली डिसेंट्रलाइज था। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया करती थी सारे ऑफिस को लोकल तक, यहाँ पे लोकल ऑफिसर्स का अपना होल्ड हुआ करता था। यहाँ पे क्योंकि एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वहां पे कैश सैलरी दी जाती थी, यहाँ थी, बट अब उनको ग्रांट्स दी जाने लगी, जमीन दी जाने लगी थी, जो जैसे जागीर हम बोलते हैं जिसको आज, वो शुरू सातवान ने किया था सिस्टम लैंड ग्रांट का, बट इस टाइम भी इतना बढ़ चुका था कि जो लोकल ऑफिसर्स थे उनके पास जमीनें होती थी और सारे राइट्स जो ग्रांटी था उसको दे दी जाते थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो सेंटर होगा वो वीक हो जाएगा। चलिए अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो मौर्यस की तरह था, सिर्फ जो सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा फर्क है कि वो सेंट्रलाइज था, हाईली सेंट्रलाइज, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। उसके अलावा कि यहाँ पे जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी होना शुरू हो चुकी थी, और कि जो ऑफिसर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ नहीं अपॉइंट करी जैसे कि मौर्यन एम्पायर में किया करती थी। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है वो पैट्रिमोनी होती गई है, जो कि ये था कि यानी कि हम कह लीजिए हेरिडिटरी हो चुकी थी, और उसका कैरेक्टर जो फ्यूडल कैरेक्टर था। और यहाँ पे कुछ सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स थी, को ट्रिब्यूटरी किंगडम्स हैं, और जो एक तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे वहाँ पे उसके दरबार में राजा के। और जब राजा वीक हुआ करता तो वो अपने आप को इतना पावरफुल बना लेते कि वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी एक छोटी सी अलग किंगडम कार्व आउट कर लिया करते थे। अब अगर सोसाइटी की मैं बात करूं, सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए बिल्कुल, क्योंकि फॉरेनर्स आने शुरू हुए थे। जब फॉरेनर्स आते हैं तो क्या होगा कि वो हमारे कल्चर में मिक्स होना शुरू हो गए। जब फॉरेनर्स आ रहे हैं, अगर वापस चले तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब फॉरेनर्स आ रहे हैं और कल्चर में मिक्स हो रहे हैं तो वो सोचिए ध्यान से कहाँ जाएंगे, हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक चीज शुरू हुई, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, कास्ट की गिनती बढ़ना शुरू की। उसके कई रीजन थे, पहला था फॉरेनर्स का आना, दूसरा था जो वो थे हमारे ट्राइबल पीपल थे, वो भी एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके थे कुछ, और वो भी अब्जॉर्ब हो चुके थे किसमें, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंड किया था अभी तक लोगों ने, और जंगलों तक जो इनकी हुकूमत थी, जो किंगडम्स थी वो फैल चुकी थी। तो ट्राइब्स भी इनके एरिया का एक हिस्सा बन चुकी थी। तो ट्राइब्स भी उसमें जब सोसाइटी में आके मिक्स हो जाएंगी तो फिर वो एक नई कास्ट का रूप ले लेंगे। और इसी तरह जो गिल्ड्स हुआ करती थी, जो यानी कि पहले ट्रेडर्स हुआ करते थे, जब ट्रेड फ्लोरिश था तो वो उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में बांटा हुआ था, कॉर्पोरेशंस उनको कहते थे, यानी कि गिल्ड्स बोला करते थे। और जब ट्रेड डिक्लाइन हुआ तो वो बेकार हो गई, उनका काम खत्म हो गया। तो वो जो गिल्ड्स थी, वो जो ग्रुप्स थे उनके कारीगर्स के, अब वो उन्होंने कास्ट का रूप ले लिया। तो सोसाइटी में इससे कास्ट सामने है। जैसे जो कायस्थ थे वो कौन थे, जो स्क्राइब्स हुआ करते थे राजा के दरबार में, जो लिखा करते थे। अब राजा के दरबार नहीं रहे, वो खत्म होते गए, तो वो एक अलग कास्ट उभर के सामने कायस्थ। उसी तरह जो ब्राह्मण्स थे, पहले उनका काम हुआ करता था राजा के लिए यज्ञ करना, अब उनको जमीन दी जा चुकी थी, वो खेती किया करते थे। और जो राजा के वो सब वीक होते गए तो उनको कहा जाने लगा ब्राह्मण। तो इस तरह बहुत सारी कास्ट निकल के सामने आई। उसके अलावा रिलीजन में भी चेंजेस आई कि जो गॉड था, पहले सिर्फ एक गॉड की वर्शिप होती है, अब कहा गया कि गॉड अकेला एक्टिवेट नहीं किया जा सका, उसको एक्टिवेट करने के लिए सिफारिश की एक गोडेस साथ में अटैच कर दी गई और आइडल वर्शिप पे यहाँ जोर दिया जाने लगा।
और दूसरा हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स शुरू हुआ, जैसे पार्वती और लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी को विष्णु के साथ, पार्वती को शिव के साथ यहाँ पे एसोसिएशन दी गई, और इस टाइम से आगे हमें ये देवियां नजर आने लगी। और वज्रयान और बुद्धिज्म की हमने बात की थी पहले, तो वो यही पीरियड जब ये वज्रयान सामने निकल के आया था। और जो मैंने बताया कि आइडल वर्शिप वो एक कॉमन फीचर बन गया। इसी तरह जो इकोनॉमी थी उसमें भी काफी चेंजेस आई। इसको हम कहते हैं गोल्डन एज। गोल्डन एज कब कहते हैं? यानी कि पैसा होगा, गोल्ड होगा, यही एक पॉइंट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमने जब देखा इसके जो गोल्ड का कंटेंट है बहुत प्योर है, और वो क्यों है, और हमें होर्ड्स मिले हैं गोल्ड के जगह जगह कि कहीं भी गोल्ड के सिक्के मिले, तो उससे पता लगता है कि इस टाइम का जो ट्रेड था वो फ्लोरिश किया करता था। ट्रेड बहुत अच्छा था, प्रॉस्पेरिटी हुई। जब प्रॉस्पेरिटी होगी तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो लोग दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जैसे लिटरेचर डेवलप हुआ इस टाइम, आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, साइंस डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी सारी हर जगह तरक्की हुई। तो इसलिए इस कंबाइंड चीज को मिला के हमने एक नाम दिया कि गोल्डन एज है ये। बट एक टाइम ऐसा आया कि गोल्डन एज ये डाउन गई। कैसे? कि हमने बात की थी कि जो फॉरेनर्स के अटैक होने शुरू हुए, तो उससे क्या होगा, फॉरेनर के अटैक होने से इनकी इकोनॉमी खत्म हुई, इनका ट्रेड खत्म हुआ। जब ट्रेड खत्म होगा तो ट्रेडर भी खत्म होंगे और वो इकोनॉमी नीचे आई। जब इकोनॉमी नीचे आएगी तो अर्बनाइजेशन खत्म होकर रूरलाइजेशन हो जाएगा। तो जो पहले हम गोल्ड की बात करें प्रॉस्पेरिटी की, वो प्रॉस्पेरिटी खत्म होती जाएगी। इसलिए कई हिस्टोरियन कहते हैं कि ये मिथ है कि ये गोल्डन एज थी, कि क्योंकि ये हमेशा गोल्डन एज नहीं रही। शुरू में ये गोल्डन एज की तरफ यानी कि प्रॉस्पेरिटी है, बट बीच में ही गुप्ता एज नीचे की तरफ डाउनफॉल की तरफ आई, तो इसलिए एक तरह से गोल्डन एज नहीं कहा जा सकता। तो वही चीज को हम डिस्कस करते हैं कि हमें देखा कि जो पूना प्लेट्स है उसमें लिखा हुआ है कि लैंड सर्वे किया जाता था और लैंड के ये रूल्स हुआ करते थे, और हमें एक नाम आता है पुष्टपाल जो कि रिकॉर्ड्स मेंटेन किया करता था। और गुप्ताज ने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए हैं, जो मैंने बताया, इसीलिए इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गोल्डन एज इसलिए कि गोल्ड कॉइन नंबर 1 यानी कि प्रॉस्पेरिटी है। और प्रॉस्पेरिटी कौन सी? ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, लिटरेचर में प्रॉस्पेरिटी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, कल्चर में, हर जगह प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है। उसके अलावा इन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए जो लोकल पर्पस के लिए यूज होते थे, और बट जो इनके कॉपर कॉइन्स हैं वो कंपेरेटिवली कम है, उनसे ज्यादा कुशान्स ने इशू किए थे। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि लैंड ग्रांट शुरू हुई थी, सातवाहन ने की थी, यहाँ पे लैंड ग्रांट्स बढ़ती गई। वो इतनी बढ़ी कि जो पीजेंट्स हैं उनका ऑपरेशन होने लगा, उनको एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, क्योंकि जो ग्रांटी था जिसको जमीन मिलती थी उसको उसके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी दे दिए जाते थे, तो वो उसको अपने तरीके से एडमिनिस्टर किया करता था। तो जैसे मैंने बताया कि गुप्ता के पीरियड में क्या हुआ, ट्रेड डिक्लाइन होना शुरू हुआ, इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन होगी उससे, और जो साउथ ईस्ट एशिया बट उसके साथ थोड़ा सा ट्रेड उसको बूस्ट मिला था। और कुछ पोर्ट्स के नाम आते हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, जैसे कि ईस्ट कोस्ट पे ताम्रलिप्ति है, ये बंगाल में था। उसके घंटसाल एंड कंदूरा। उसके अलावा जो वेस्ट कोस्ट पे थे, भरूच, ये गुजरात में चले जाइए, चौल, ये भी द्वीप जो दामन का एरिया वहां पे, फिर कल्याण एंड कैम्बे, ये गुजरात के एरिया की बात कर रहा हूँ सारे। दूसरा जो स्लेवरी थी, कहते हैं यहाँ पे थोड़ी सी वीक होती गई, और कि जो गोल्ड कॉइन्स इन्होंने सबसे ज्यादा इशू किए थे। इसी तरह अगर कल्चर की बात करें हम, तो कल्चर में ऐसा है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि सोसाइटी में चेंजेस आए, कास्ट बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसी तरह जो आइडल वर्शिप है वो हुई, तो उससे क्या हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे उसका इफेक्ट पड़ा कि स्टेचू भी बनेंगे जब आइडल वर्शिप होगी, तो टेम्पल्स भी बनेंगे। भीतर गांव का टेम्पल, हमें फर्स्ट स्टैंडिंग हमें टेम्पल नजर आता है, उससे पहले यहाँ पे स्टैंडिंग टेम्पल नहीं हुआ करते। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो आइडल वर्शिप है वो होने लगी और फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स जो हैं वो बनने लगे। उससे पहले जो थी सारे रॉकेट टेम्पल्स या रॉकेट स्ट्रक्चर्स हुआ करती थी। और यहाँ पे जो टेम्पल का स्टाइल है दो तरह का था इंडिया में, नगर स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया का था, और दूसरा द्रविडियन स्टाइल। और जो नगर स्टाइल था वो एक तरह से एक सिंपल शिखर यानी कि टावर की तरह बनाए जाते थे वो, जो कि इसी पीरियड में इवॉल्व हुआ है। तो उसमें जो टेम्पल था उसमें एक शिखर हुआ करता, यानी कि एक टावर हुआ करता, आगे जो था उसको श्राइन रूम जिसको गर्भगृह बोलते थे, जिसमें गॉड की इमेज रखी है। तो कई जगह बाहर वहां गेट बनाए जाते जिसको मंडप बोला करते थे।
और उनके नाम जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 अवतार का टेम्पल देवगढ़ झांसी की बात कर रहा हूँ मैं, शिव टेम्पल बुमरा ये नागौद की बात कर रहा हूँ, फिर विष्णु और कंकली टेम्पल है ये एमपी में है, पार्वती टेम्पल है ये भी एमपी में है, शिव टेम्पल है एमपी में, उसके अलावा कृष्णा ब्रिक टेम्पल है ये भीतर गांव का जो टेम्पल, ये वो फर्स्ट टेम्पल है ब्रिक टेम्पल जो हमें कह लीजिए गुप्ता पीरियड का है। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर भीतर गांव टेम्पल, कानपुर यूपी की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे चेंज आएंगे तो आर्ट में भी चेंज आएंगे। आर्ट जो पेंटिंग थी और रॉक कट आर्किटेक्चर वो भी एक पीक पे पहुंच गए यहाँ पे। जैसे कि हमने अजंता एलोरा आपने देखे वो इसी टाइम पीरियड की हैं। जैसे अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, बाघ केव्स हैं वो मध्य प्रदेश में है। तो रॉकेट आर्किटेक्चर भी पीक पे पहुंच गया। उसके अलावा जो एक नया आर्ट जो निकल के सामने आया था आर्किटेक्चर वो था, और आर्ट का एक तरीका वो था गांधारा आर्ट ऑफ स्कूल। तो जो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं जिसमें हमने बुद्ध की स्टैचू कई बार देखते हैं जिसमें वो सिटिंग पोस्चर में, स्टैंडिंग पोस्चर में, उसके बाल करली से हैं। तो यहाँ पर उसको जो थे मेन सेंटर्स होते बनारस, पाटलिपुत्र, मथुरा। तो आइडल वर्शिप पूरी तो पहली बार विष्णु, शिव और दूसरे गॉड उनकी इमेजेस भी अब सामने आने लगी और वो भी बनाई जाने लगी। और उनमें जो बेस्ट हमें नजर आती है कि बुद्ध की एक इमेज जो बैठा हुआ सारनाथ पे, जो प्रीच की पोजीशन में प्रीचिंग कर रहा है, जो सरमन दे रहा है। और इसमें जो डेवलपमेंट हुई उसमें से हमने देखा कि लिटरेचर में भी डेवलपमेंट हुई है। और लिटरेचर की डेवलपमेंट के बारे में कह सकते हैं कि कुछ बुक्स थी उनको दोबारा लिखा, जैसे पुराण से और स्मृति थी, और कुछ नई बुक्स लिखी जैसे नारद स्मृति, पराशर स्मृति है, बृहस्पति और कात्यायन स्मृति। ये इसी पीरियड में लिखी गई है। जो बुक्स थी उनको कोडिफाई किया गया प्रॉपर में, जो लॉ बुक्स थी। उसके अलावा कुछ फिलॉसफी थी हिंदुइज्म की, वो इसी पीरियड में सामने आई। जो 6 फिलॉसफी जैसे न्याय, वैशेषिका, सांख्या, योग और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि कौन सी फिलॉसफी किसकी। जैसे कि न्याय गौतम की है और वो कनाड की है, वैशेषिका सांख्या कपिल की है, योग पातंजलि की है, उत्तर मीमांसा जैविनी की है, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा भद्रयान की है। और जैसे हमने बात की कि लिटरेचर भी सामने, तो जो बुक्स आपको नजर आ रही है इन पे एक बार गौर कर लीजिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आ जाता है। और उसके अलावा जो गुप्ता का अगर हम समाप्त करें तो इन्होंने जो अचीव किया है गुप्ता से, तो हर इन्होंने फेज में किया। जैसे मेडिसिन में भी इन्होंने किया, एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने किया, लिटरेचर में किया इन्होंने, और मैथ में भी किया। कि अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो इन्होंने प्लांट्स पे रिसर्च हुई थी, कुछ बुक्स लिखी गई थी। एटोनॉमी अनाटॉमी है उस पे रिसर्च और उस पे बुक्स लिखी, यानी कि मेडिसिन जो है उसने की, प्लास्टिक सर्जरी, और इस तरह के ये परफॉर्म होने लगे थे। अगर मैथ की बात करूं डेसिमल सिस्टम आया, जीरो का कॉन्सेप्ट और पाई। और इसी तरह लिटरेचर में हमने देखा कालिदास है, अमर सिंह है, तो इस तरह के बहुत नाम हम ले सकते हैं। इस तरह एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी हमने सोलर कैलेंडर देखा। इन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो ऐसे इसके सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये सारी बातें इस टाइम में, यानी कि सब कुछ पीक पे। यहाँ पे लिटरेचर काफी फ्लरिश हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो भी फ्लरिश हुआ। उसके अलावा जो हमारा कह लीजिए साइंस है, टेक्नोलॉजी, वो डेवलप हुई इस टाइम में। ट्रेड है वो भी फ्लरिश हुआ, वो अलग बात है, बाद में डिक्लाइन हुआ। तो यानी कि हर तरफ से प्रॉस्पेरिटी हमें दिख रही, तो इसलिए गोल्डन एज का इसको नाम दिया गया। तो ये था गुप्ता। तो इसमें हमें जो एंशिएंट इंडिया था, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने किए। इतना वैसे बहुत है अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से, और ना ही हमारा ये हम ऑप्शनल लेवल की हम बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू चाहिए आपको। कुछ चीजें जो डिस्कस करनी थी हमने वो अच्छे से की है, उसके ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। तो इसमें इतना बहुत। थैंक यू।